है कि रूस अपने विक्ट्री डे से पहले यूक्रेन का ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। दरअसल अब तक ये कहा जा रहा था कि रूस अपने विक्ट्री डे से पहले यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री के बयान के बाद लग रहा है कि ये युद्ध और लंबा खींचेगा। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में 9 मई को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इस चर्चा के बीच ये तो तय हो गया है कि साल 2022 का 9 मई अपने आप में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि 9 मई ये तय कर देगा कि यूक्रेन का विजेता कौन होगा, ज़ेलेंस्की या पुतिन। अगर पुतिन ने ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। 9 मई ये वो तारीख है जब रूस में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। पुतिन रूस की सभी सेनाओं की सलामी लेते हैं। बात बहुत सीधी और एकदम साफ है। रूस के बड़े बड़े जनरलों और उनकी आर्मी के पास अब बस सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। ये एक हफ्ता यूक्रेन पर कहर बनकर टूटने वाला है। 9 मई से पहले इस एक हफ्ते में यूक्रेन के अंदर कुछ भी हो सकता है और ऐसे में ज़ेलेंस्की ही नहीं, पूरी दुनिया खौफ में है। पूरा यूक्रेन दहशत में है कि आखिर क्या करने वाले हैं पुतिन। इस सवाल ने 9 मई को दुनिया की सबसे बड़ी डेडलाइन बना दिया है। देखिए, दुनिया के हर बड़े अखबार में 9 मई पर हेडलाइंस छप रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 9 मई से पहले क्या बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी और रूस की सेना के मौजूदा अभियानों का गहराई से अध्ययन किया है और ये पता लगाया कि इस एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन में कैसी खतरनाक तबाही मचने वाली है। पुतिन अब क्या करने वाले हैं। अगर पुतिन ने कुछ ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता है। ये है यूक्रेन का ओदेसा पोर्ट। मारियुपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओदेसा। क्यों ओदेसा पर रूस अपना झंडा लहराना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए। रूस ने ओदेसा के एक नए रनवे एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपने इस हमले से ओदेसा के रनवे और एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस ने क्रीमिया से ये मिसाइल ओदेसा पर लॉन्च की है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक और खतरनाक मिसाइल, फैशन मिसाइल को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। जिस मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओदेसा का रनवे बर्बाद किया, ये उसी मिसाइल की तस्वीरें हैं। 2015 से पुतिन की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और इसका पहला कामयाब इस्तेमाल सीरिया की खतरनाक जंग में किया गया और अब इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के बेहद अहम ओदेसा शहर को हिट किया है। दरअसल पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहते हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ओदेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियुपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है,
ये आपको समझाते हैं। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया से किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है और अगर उसके जहाज मारियुपोल से गुजरेंगे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा, जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है। जबकि ओदेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओदेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। और इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओदेसा के ऊपर दबाव बना रखा है। और पुतिन ने ज़ेलेंस्की के हाथ से अलग ओदेसा को छीन लिया तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि ओदेसा छीनते ही यूक्रेन एक तरह से दुनिया के समुद्री सीमा से कट जाएगा और यही पुतिन की सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये तस्वीरें ओदेसा की ही हैं, जहां एक इमारत पर हमला करने के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे ओदेसा के अंदर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। पुतिन 9 मई की विक्ट्री परेड से पहले एक हफ्ते में सबसे भीषण हमले क्राइमिया से ओदेसा पर कर सकते हैं, जो अब शुरू भी हो चुके हैं। ओदेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि ओदेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से भी ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओदेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओदेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ओदेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा और इसके बाद 9 मई को पुतिन ये ऐलान कर सकते हैं कि काला सागर पर रूस ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है। पुतिन की फोर्स ने अपनी विक्ट्री डे की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, लेकिन पुतिन जब 9 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके स्क्रिप्ट क्या होगी, ये आगे आने वाले एक हफ्ते में रूसी फौज की कामयाबी से ही पता चल सकेगा। एक बात पूरे दुनिया के अखबारों में छप रही है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर सकते हैं। 9 मई तक अगर पुतिन ओदेसा पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पुतिन के अगले निशाने पर मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा पर पुतिन की नजर आखिर क्यों है, ये अब हम आपको इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है ये मोल्दोवा। मोल्दोवा को इसीलिए भी पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है क्योंकि मोल्दोवा ओदेसा के पास है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को भी लगता है कि मोल्दोवा पर रूस कभी भी हमला शुरू कर सकता है, इसीलिए उसने मोल्दोवा में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करके मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। मोल्दोवा की सरकार इसीलिए डरी हुई है क्योंकि मोल्दोवा में ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की 453 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है, लेकिन मोल्दोवा के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की जनता का कुछ हिस्सा मोल्दोवा से अलग होना चाहता है। रूस इस इलाके पर भी अपना दावा करता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मौजूद हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्दोवा सरकार के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1990 के दशक से ये इलाका आजादी की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ एक हमला भी हुआ था जिसने मोल्दोवा सरकार को डरा दिया है। इसके अलावा पुतिन उत्तरी यूक्रेन से सटे देश बेलारूस से भी लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और युद्ध के शुरुआती दिनों से ही बेलारूस पुतिन का साथ देता आया है। यही नहीं, बेलारूस से तो अपनी धरती पर रूस के परमाणु हथियारों को तैनात करने की इजाजत तक दे दी गई है। और इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि बेलारूस की धरती पुतिन के मंसूबों को कामयाब बनाने में कितना कारगर साबित होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से पहले भी ये दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल बंद करे।
Загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन 9 मई से पहले जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इस लड़ाई में खुलकर यूक्रेन के साथ है, बल्कि वो इस मिशन में अब अपनी तरफ से क्यू में लगातार मदद भेज रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी क्यू के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यानी 9 मई को पुतिन जो विक्ट्री परेड निकालने वाले हैं उसमें रूस को कितनी विजय मिलने वाली है, ये इस बात पर तय होगा कि अमेरिका यूक्रेन की कितनी मदद किस हद तक कर पाता है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवती ई रिक्शा चलाने वाले चालक के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। लड़की ने ई रिक्शा से चोट लगने का आरोप लगाया और फिर चालक के साथ मारपीट करने लगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक को सरेराह पीटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में बाइक पर बैठे एक युवक को कुछ युवक चारों तरफ से घेरकर उस पर ताबड़तोड़ लाठी और बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित युवक की शिकायत पर तारबहार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगरा में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे और डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला थाना सिकंदरा इलाके का है, जहां पर दो पक्षों में पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। और यूक्रेन के हमलों ने राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों का क्या हाल किया है, उसकी असल तस्वीर अब दुनिया के सामने आ रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर से दिखाते हैं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और ये यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई, चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं। आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़ अभी यूक्रेन सेना ने यूरोप दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी का यूरोप का दौरा है, 3 दिवसीय दौरा उनका होने वाला है। 3 देशों में वो जाएंगे, 3 यूरोपीय देशों की यात्रा उनकी होने वाली है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, जर्मनी इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बर्लिन वो जाएंगे और बर्लिन में
ओलाफ शोल्स के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। पहली बार उनके साथ ये उनकी मुलाकात होगी और साल 2022 का पहला विदेशी दौरा भी पीएम मोदी का ये है। और ऐसे में तमाम यूरोपीय देश वही यूरोपीय देश हैं जो लगातार यूक्रेन को मदद भी पहुंचा रहे हैं। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी इसमें शामिल है। जर्मनी भी लगातार हथियार मुहैया करा रहा है यूक्रेन को। तो ऐसे वक्त पर पीएम मोदी का ये दौरा हो रहा है, वो भी यूरोपीय देशों का, जब साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद और युद्ध भी चल रहा है। तो ऐसे में बेहद अहम भी ये माना जा रहा है। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। जसप्रीत, यूरोप पहुंच चुके हैं इस वक्त पीएम मोदी, जर्मनी पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट्स और मिल रही हैं? बिल्कुल शिवानी, पहला पड़ाव उनका बर्लिन है। एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में होटल एडलॉन पहुंचेंगे, जहां पर उनका पारंपरिक स्वागत होगा। 200 प्रवासी भारतीय इस वक्त मौजूद हैं जो भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और वो उनका स्वागत करेंगे, पारंपरिक स्वागत करेंगे। उसके बाद लगभग 9 बजे वो होटल से जाएंगे और फिर यहाँ पर पूरे दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें भांगड़ा होगा, डोल होगा, इसके अलावा भरतनाट्यम होगा और फिर उनकी जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्स से मुलाकात होगी। ये मुलाकात बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पिछले साल ही जर्मन चांसलर नए बने हैं। 16 साल के पिछली बार जो चांसलर रही हैं मार्केल, उनके युग का अंत हुआ और ऐसे में जो इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो पीएम मोदी क्या शांति दूत की भूमिका निभाएंगे? ऐसे में अगर हम देखें, पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ खड़ा है और पीएम मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि कूटनीति के जरिए द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए, फेस टू फेस वार्ता होनी चाहिए, शांति के जरिए ही समाधान निकला जा सकता है। और बर्लिन में हम लोग कल से मौजूद है, काफी ज्यादा उत्साह है, बहुत गर्व महसूस होता है जब विदेशी सरजमी पे, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी को वो ग्लोबल लीडर के तौर पर देखते हैं और पीएम मोदी की छवि इस वक्त विदेशों में अगर हम देखें तो लोग काफी दूर दूर से उनको देखने आए हैं। न सिर्फ प्रवासी भारतीय बल्कि जो यहाँ पर बर्लिन के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं, जर्मनी के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। इंतजार यहाँ पर हो रहा है पीएम मोदी के आने का कि वो यहाँ पर आएंगे, उनका वेलकम होगा, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ उनका फोटो शूट होगा, फिर उसके बाद एक बिजनेस इवेंट को भी संबोधित करेंगे और शाम को जो है यहाँ पर 18,000 प्रवासी भारतीय मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। बहुत समय बाद ऐसा होगा कि जब विदेशी सरजमी पर पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से रूबरू होंगे। जर्मन चांसलर से जो उनकी मुलाकात होने वाली है वो भारतीय समय के मुताबिक लगभग 3:30 से 4 बजे का समय होगा जब उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा आईजीसी, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, तो ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है, जिसमें दोनों नेता सह अध्यक्षता करेंगे और इस कंसल्टेशन में दोनों पक्षों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसमें कई मुद्दों पर बात होगी, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे तो शामिल हैं, इसके अलावा वैश्विक मुद्दे। और ये भी देखिए शिवानी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में काफी ज्यादा अस्थिरता है, अगर इस अस्थिरता को कोई कम कर सकता है तो ऐसे में सबकी नजरें पीएम मोदी की तरफ टिकी हुई हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी न सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी है और वो शांति दूत के तौर पर उभर सकते हैं। जी जसप्रीत, और लगातार बिना दबाव के भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत का अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी तरीके के दबाव की स्थिति में नहीं है और ये जो दौरा है उनका